चलें सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले जरा मिस्टर इमाम वाले सवाल पे आए दोबारा। इमाम वाले सवाल के अंदर एक छोटी सी वर्किंग कल परफॉर्म की थी जाते जाते, चले वो वर्किंग जरा दोबारा देख लें जल्दी से। इंसान बन जाओ यार। जी, इमाम ने एक 100 मिलियन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया साल के पहले दिन और साल के आखिरी दिन वो बिल्डिंग कंप्लीट, प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया। प्रोग्रेस बिल्स कॉन्ट्रैक्टर ने हर क्वार्टर के बाद भेजे थे, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। ये वर्किंग आपने कल कर ली होगी, ठीक है। बस दोबारा से जरा जल्दी से इसको देखें, फिर जनरल एंट्रीज कर लें इसकी आज। उसके बाद बिल से 50-50 के बराबर नहीं हुआ करेंगे। पहला सवाल था समझाने के लिए, बिल्कुल बराबर ही रख लिया। टोटल 200, 50-50 ही है ना, ये तो 200 बनता है, मैं 100 कह रहा था, सॉरी जी। प्रोजेक्ट टोटल है 200 का। कॉन्ट्रैक्टर ने मोबिलाइजेशन एडवांस मांग लिया, कितना? 10%। तो 10% बनता है 20, लेकिन हम ऐसे अब नहीं किया करेंगे। इसका 10% लें तो 20 बनेगा, इन सब बिल्स का 10-10% लें तो उसका टोटल भी तो 20 ही बनेगा ना, ठीक है। तो करके देखा करेंगे यहीं पे डायरेक्ट ही। 50 का 10%, 5, 5, 5 और 5, टोटल बताओ 20 ही बनना चाहिए। टोटल का 10% ले लो, या सब बिल्स का अलग अलग 10% ले लो, उसका टोटल भी 20 ही बनेगा। फिर हमने उसे कहा था यार हमें नहीं लगता तुम सही बिल्डिंग बनाओगे, कुछ गड़बड़ ना कर दो, हम कुछ पैसे तुम्हारे रख लेंगे अमानतन। जब हम 1 साल 6 महीने बिल्डिंग को ठोंक बजा के देख लेंगे, इस्तेमाल करके तसल्ली हो जाएगी, तो फिर हम तुम्हें ये पैसे वापस कर देंगे। तो वो 5% भी यहाँ पे टोटल करने की बजाय हर बिल से काटेंगे। वो कहेगा ना यार ऐसे ना करो, फिर मर्जी है तुम्हारी। तुमने 200 मिलियन का 5% कितना बनता है वैसे? 10 मिलियन। 10 मिलियन वैसे 1 करोड़ को कहते हैं, 1 करोड़ को कहते हैं बेटा। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं बेटा, तो 10 मिलियन 1 करोड़ को कहते हैं। तो उसने कहा यार 1 करोड़ इकट्ठा ही ले लोगे, मैंने मजदूरियां देनी है गरीब लोगों की, पहले जो है वो इतने मसाइल हैं, आवाम इतनी परेशान है, तो आप इकट्ठा 1 करोड़ ही काट लोगे। आप ऐसा करो हर बिल में से थोड़े थोड़े करके रखते रहो, बेशक रख लेना, फिर टेंशन बनी, ठीक है। तो फिर हमने ये एडजस्टमेंट भी हर बिल से की थी, 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5, टोटल कितना बना? तो 200 का 5% 10 ही बनता था, ठीक है। नेट में पेमेंट कितनी की थी? 42.5। हर बिल बेचारा लेके आता था 50 मिलियन का, लेके हम कहते थे इतने बेचारे ना बनो, 10-20 तो तुमने पहले ही लिए हुए, वो हमने तुम्हें देने नहीं। 20 पहले ले चुके, 10 हमने देने नहीं, बकाया ले जाओ, ठीक है। तो अब इसकी जनरल एंट्री सीखनी थी, असल में तो मकसद ये था आज का, ठीक है। तो सबसे पहला काम इस सवाल में क्या हो रहा है? 1 जनवरी जो भी साल है, बस ठीक है। 1 जनवरी को क्या हुआ? 1 जनवरी को क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ, एडवांस पे हुआ है। पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट पे ना पहुंच जाओ, बताओ एडवांस पे हुआ है। पहली एंट्री क्या होगी? बोले एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। कितना जी?
20 मिलियन का एडवांस दिया है उसको। इसकी नरेशन बनेगी, आपकी एंट्रीज लिखी हुई हैं, आपने एंट्रीज देखनी नहीं है, जब पूरी एंट्री हो जाए फिर उसके बाद आपने वहां जाके देख लेना है, इसको नोट नहीं करना आपने, ठीक है, सिर्फ समझना है। कल अपने कुरैशी वाले सवाल की हम एंट्रीज करेंगे, वो मुश्किल होंगी, उसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब कि उसने बिल की डेट और पेमेंट की डेट अलग की हुई है, तो वो अच्छे तरीके वाली अच्छी वाली एंट्रीज कल सीखेंगे, वो नोट कीजिएगा, ये आपके पास नोटेड है, इसको नोट ना कीजिए प्लीज, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ आपको वैसे जरा जहन बना रहा हूं आप जी। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, इसकी रिलेशन होगी एडवांस 10% एडवांस इज पेड टू कॉन्ट्रैक्ट, 10% एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर। और ये है क्या, ये है क्या, है क्या एडवांस? एसेट है लायबिलिटी है? कैसे कह सकते हो इसे एसेट? बेनिफिट क्या मिलेगा है? कंस्ट्रक्शन क्या? सर्विसेज। हाँ एसेट है, एसेट तो एक राइट होता है, लेकिन ये राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर नहीं है, ये क्या है? राइट टू रिसीव हाँ सर्विसेज इन फ्यूचर, तो इसलिए इसको हम क्या कहा करते हैं? एसेट। ये भी कल के सवाल में जब बैलेंस शीट तक बातें जाएंगी तो काम आने वाली बात है, ठीक है। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर ये क्या है? एक एसेट है। एसेट क्यों है? हमने इसको एडवांस दिया, फ्यूचर में हमें ये सर्विसेज देगा, हमने उसी सर्विसेज के अगेंस्ट इसको आहिस्ता आहिस्ता करके एडजस्ट करना। ओके, और समझ रहे हो? नहीं समझ आ रही तो बोलो समझ नहीं आ रही तो बोलो ना, फूटो तो सही, ये फूटो काट दीजिएगा जी, काटने वाले भाई नहीं बैठे हो, नहीं मैंने कहा फूटो जी बोले समझ आ रही है? बताते रहे ना, वरना मैं एक ही बात को 3-3 बार बताऊंगा, फायदा कोई नहीं, आपका टाइम मेरी एफर्ट जाया वैसे ही। उसके बाद क्या हुआ जी? 31 मार्च आ गया और कॉन्ट्रैक्टर साहब बिल ले आए। कितने का बिल लेके आए? हमने उसे कहा, आप एंट्री बाद में देखिएगा प्लीज, हमने उसे कहा भाई साहब आपको ना हम 5 रुपए दे चुके हैं, अब नहीं देंगे, ठीक है। हमने 2.5 रुपए आपको देने ही नहीं, अभी 5 दे चुके आपको, ये दे चुके लिखा था, 5 दे चुके हैं आपको, 2.5 अभी नहीं देने आपको, अभी नहीं देने, चले तो फिर कितने ले जाओ? 42.5 ले जाओ, ये ले जाओ। बिल कितना बना के लाया? 50 का। हमने कहा 5 पहले दे दिए तुम्हें, 2.5 तुम्हें देने ही नहीं, 42.5। हाँ तो बाद में दे ही देंगे जी, सारा इमोशन ही तोड़ दिया तुमने, ये था हमेशा ऐसे करता है जी। वापस रिवाइंड करना पड़ेगा, प्ले जी। क्या था बात, क्या कहा? हाँ हम मुझे कह रहे थे बिल लेके आ गया 50 का, मुंह उठा के ऐसे, हमने कहा भाई 50 कौन सा, 5 तुम्हें पहले नहीं दिया हुआ? हमने कहा हाँ ठीक है, और 2.5 तुमसे कहा था कि नहीं देंगे अभी, फिर कभी देंगे, ठीक है ओके। तो बकाया 42 क्या करो? ले जाओ कैश। अब डेबिट किसको करें? बिल्डिंग कर दें? ओ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट याद है? नोट बनाते हुए दिया था। बिल्डिंग तो कंप्लीट हुई नहीं, लेकिन खर्चा तो हो गया ना, ईंटें गारा वगैरह लग गया, वो बिल भी लेके आया उन्हीं का, तो ये खर्चा तो हो चुका है, तो ये खर्चा हो गया। CWIP में डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बिल्डिंग नहीं है मेरे ख्याल से लिखा हुआ, तो चलो यूं लिख लें, बिकॉज एसेट इज नॉट येट कंप्लीटेड। जब एसेट कंप्लीटेड नहीं है तो फिर अभी डेबिट किसको करना है? CWIP को। करें कितने से? हमेशा ग्रॉस बिल से हुआ करेगा, क्योंकि बेटा देखें बिल्डिंग 50 रुपए की उसने बना ली है, उसमें से 5 रुपए पहले दिए हुए थे, 2.5 अभी हमने रख लेने हैं और 42 दे रहे हैं, ये तो हमारी पेमेंट की कहानी है ना।
बिल्डिंग तो उसने 50 रुपए की बना ली थी, तो बिल्डिंग कितनी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है? 50। तो CWIP डेबिट हमेशा ग्रॉस बिल से, कोई एक्सेप्शन नहीं है। CWIP डेबिट हमेशा ग्रॉस बिल से, ठीक है। वो लेके आया बिल 50 का, हमने कहा 5 दे दिए हुए हैं, 2.5 अभी नहीं देने, अभी नहीं देने, 42, 42.5 ले जाओ, ठीक है। इसकी नरेशन क्या बनी? फर्स्ट प्रोग्रेस बिल रिकॉर्डेड एंड पेड। आज ये रिकॉर्डेड और पेड एक ही जगह हो रहा है, कल इंशाल्लाह जब एंट्रीज करेंगे तो रिकॉर्डेड अलग होगा, पेड अलग होगा। बिल आएगा किसी और वक्त, पेमेंट किसी और वक्त पे होगी, ठीक है, ठीक है ना। तो इसकी नरेशन क्या बनी? फर्स्ट प्रोग्रेस बिल रिकॉर्डेड एंड पेड। लिखी होगी नरेशन? नहीं, अगर इस तरह से लिखी कोई चीज ऐड करनी हो तो वो करते जाना, बस एंट्री ना लिखना। एंट्री पढ़नी कब है? बोले जब पूरी बात हो जानी है। नहीं सीट पसंद आ रही मेरे दोस्त, आपको सीट नहीं पसंद आ रही? मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी? इधर आए, इधर से यूं घूम के जाएं ऊपर से। देखो क्या नरेशन, बोलो एक दफा और, 2 दफा और बोल दूंगा। मैंने कहा फर्स्ट प्रोग्रेस बिल रिकॉर्डेड एंड पेड। ये सिर्फ पेड ही लिख दो यार, खैर है, रिकॉर्डेड और पेड अलग अलग कर लेंगे। फर्स्ट बिल पेड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? 31 जून तो होता नहीं है, 30 जून मैं लिख दिया गलती से। अगेन एंट्री वही, CWIP डेबिट हमेशा किससे होगा? ग्रॉस बिल से। कितना बिल लेके आ गया, फिर मुंह उठा के 50 का। हमने क्या कहा? ना भाई ना, एडवांस भाई आपको 5 तो पहले ही दिए हुए हैं, अभी 2.5 नहीं देने और बकाया ले जाओ, ठीक है। तो सेकंड प्रोग्रेस बिल भी रिकॉर्ड हो गया। आसान हो रहा है ना काम? अब ना देखो उधर एक जैसी एंट्री चल रही है। 30 सितंबर पे फिर बिल लेके आ गया, हर बार मुंह चुक के 50 रुपए का बिल ले आता है। हम भी उसे हर दफा यही कहते हैं, बताया तो है तुम्हें, 5 तुम्हें दे चुके हैं, 2.5 हमने कोई नहीं देने अभी, और कैश 42.5 से ये ले जाओ। और 31 दिसंबर पे वो आखिरी बिल लेके भी पहुंच गया। हमने कहा ठीक है 50 से CWIP डेबिट एडवांस, ये अब खत्म हो गया सारा एडवांस करते करते। 10 से, ये 20 से रिकॉर्ड किया था, डेबिट किया था, 5 से क्रेडिट, 5 से क्रेडिट, 5 से क्रेडिट और 5 से क्रेडिट, खत्म, नील हो गया, इसी साल में नील हो गया। RM पेएबल अभी नहीं देने, कैश ले जाओ। तो एंट्री याद होगी हमें किस तरह से। वो बिल लेके आया, हमने उसे कहा 5 दे दिए, 2.5 अभी देने नहीं, 42.5 ले जाओ। 5 दे चुके, 2.5 अभी देने नहीं, 42.5 ले जाओ। ये एंट्री हो गई याद, हमें हो गई याद। अगली बात, सवाल में लिखा हुआ था 31 दिसंबर पे बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। तो जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर एक और काम करते हैं, वो क्या है जी? फिर हम 31 दिसंबर पर, जिस दिन ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, हम क्या करेंगे? बिल्डिंग या एसेट, चलो एसेट ही कर लो, एसेट डेबिट CWIP क्रेडिट। याद है ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट याद है? अब कितने से CWIP क्रेडिट करें? जितने से आज तक डेबिट हुआ है। जाके देखेंगे, यहां तो नजर आ रहा है, वैसे देखने आदत डालेंगे मुश्किल सवाल के लिए। 50 50 50 और आज तक 200 से डेबिट हुआ था, हमने इसको 200 से क्रेडिट किया और 200 से एसेट को डेबिट कर दिया। इसकी नरेशन बनेगी ट्रांसफर ऑफ CWIP टू एसेट ऑन कंप्लीशन। इसकी एंट्री पिछली क्लास बच्चे बता रहे थे गलत लिखी हुई है इसकी नरेशन, इसको काट दें, काट के ये लिख लें अब जो बोल रहा हूं। भाई देखें पर्चे के अंदर अगर वो नरेशन एंट्रीज मांगे और स्पेसिफिकली कह दे नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो फिर तो ठीक है, और अगर ना कहे तो ठीक है जी। लिखवाया नहीं है?
ट्रांसफर ऑफ CWIP टू एसेट ऑन कंप्लीशन। अच्छा, पर्चे में सिर्फ CWIP टू एसेट लिख दो तो काफी है, तो आपको समझाने के लिए लिख दिया साथ ऑन कंप्लीशन। जब बिल्डिंग एसेट कंप्लीट हुआ तो CWIP से ट्रांसफर कर दिया उसको हमने एसेट अकाउंट। ठीक है, समझ आ गई है? समझ आई है? तो फिर बोर्ड ही मिटा दो। ये तो नहीं कि मैंने समझा दिया तो तुम बोर्ड ना मिटा के दो, वरना खरीदता काम। रिटेंशन मनी डेबिट कैश क्रेडिट। ओके, लिख लें जी, ये एंट्री भी लिख लें। उसने कितने अरसे बाद, ये अच्छी एंट्री बोल दी बच्चे ने, पिछली क्लास तो नहीं लिखवाई। तो क्या कह रहा था, कंप्लीशन के कितने दिन बाद, कितने 6 माह बाद। तो इसके नीचे जगह खाली है, एक और एंट्री ऐड करें। जज़ाकल्लाह, नीचे जगह खाली है, एक और एंट्री ऐड करें। 30 जून 2015 पर, 17 पर, जो भी है, 30 जून 17 लिखें। रिटेंशन मनी पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। और अपनी वर्किंग से देखने की बजाय एंट्रीज से ही देख लें, देखना चाहें तो। रिटेंशन मनी क्रेडिट कितने से हुआ था? 2.5 10 से क्रेडिट हुआ था आज तक, उसे डेबिट करो। और कैश को 10 से। ठीक है, नरेशन लिख लो इसका, जो मर्जी। रिटेंशन मनी पेड, बस नरेशन है। रिटेंशन मनी पेड टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, आज तक हमने जो कुछ पढ़ रखा है उसका कुछ खुलासा इस तरह से है। क्या हुआ? तो सही कर लो ना यार, समझ नहीं आ रही तुम्हें कि वो सेकंड नहीं है सारी पेमेंट्स? आ रही है ना समझ? तो सही कर लो, मैंने तो सारी बताई है, खुद सही कर लो। बोरिंग कॉस्ट टू बी अब तुम रोटी को चोची कही जाओ तो गुस्सा ना करूं मैं। हैं तारिक जी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की वर्किंग में हम क्या कुछ लिया करते हैं? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन। नेक्स्ट हम लिया करते हैं लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। चलिए ठीक है, ठीक। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल एक नई चीज है, लेकिन उसको बस समझाऊंगा और फिर काट लेंगे बात। ठीक है, वो अलग लिख लेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। और हमारे पास यहाँ पे एक टोटल की फिगर आती है, ग्रैंड टोटल। वो ग्रैंड टोटल कहाँ जाया करता है? एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाया करता है। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एसेट भी हमने निकालनी सीखी हुई है। ये टेस्ट में आज सारी बातें होंगी ना, तो फिर मैंने कहा चलें जरा रिवीजन हो जाए। सब कुछ तो पूछना है, जो आज तक पढ़ा है उस सवाल में सब कुछ है। 2-3 कदम आगे तो होते ही हैं हम। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, पहली रो में आ जाओ। ये बैग किस किस के पड़े हैं? मैं तो बैग मुझे पकड़ा दो, मैं पहन लेता हूँ सारे के सारे। आ जाओ, आगे आ जाओ, साथ तो हो जाओ, नाल हो जाओ, 5 सवारी उठा लो। कॉस्ट ऑफ एसेट में हम क्या कुछ लिया करते थे बता दो? कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, और जी मैप फी, कंसल्टेंट फी, परमिट फी, बोरिंग कॉस्ट,
कैपिटलाइज, और जो ग्रैंड टोटल होता है वो क्या होती है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट। बिल्डिंग भी, प्लांट भी तो हो सकता है, तो हो सकता है टेस्ट में प्लांट हो, फिर आप बिल्डिंग ही कही जाएंगे, उसको प्लांट कह रहे हैं। उसके बाद हमने एक वर्किंग सीखी हुई है, वो वर्किंग है रिसीट एंड पेमेंट स्केड्यूल। डेट आया करती है इसमें, डिस्क्रिप्शन आती है, और आपके टेस्ट की हद तक इसमें स्पेसिफिक लोन और जनरल लोन आएगा। हाँ, लेकिन अभी आज कुछ नहीं लिखना फिलहाल, आज बहुत कुछ आएगा। मुंह बंद करो। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, जिसपे आप पर्चे में लिख के टाइम जाया नहीं करेंगे, बस मैं क्लास में टाइम जाया करने के लिए लिखता होता हूँ। लेटर ऑफ, क्लास का टाइम भी तो गुजारना होता है ना। लेटर ऑफ लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, और जी सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, वर्क कंप्लीटेड। और अगर कभी खुदा ना खास्ता वर्क कंप्लीट ना हो और ईयर एंड पहले आ जाए तो फिर ईयर एंड पे सीजेशन कर देते हैं हम उस साल में। हाँ, अगर सवाल ही 2 साल में पहला हो है जी, तो फिर 1 साल की वहां तक कैपिटलाइज करते हैं और अगले साल के लिए फिर वर्किंग्स कर रहे होते हैं, फिर सब कुछ वैसे ही चल पड़ता है जी। तो सब कुछ ऐसे हो सकता है। तो सवाल एक साल का सीखा हो तो 2 साल पे करना कौन सा मुश्किल काम है जी। ओके, नेक्स्ट क्या सवाल पढ़ते हैं। चलो, अब वैसे मैंने जरा बातों बातों में सब कुछ लिख दिया है। नहीं, इसकी तैयारी की है, टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझाया मैंने। टेस्ट वाला क्वेश्चन मैं क्यों समझाऊंगा, वो तो आपको समझ आ जाएगा वैसे ही जी। लेक्चर 7 में, लेक्चर 5, लेक्चर 6 आपने कर लिए हुए हैं। लेक्चर 4 से ना हमने कुछ चीजें कैरी फॉरवर्ड कर ली थी 5 में, आपको नजर आ रहा होगा। बेसिक प्रैक्टिस 6 और 7 यहां पे आ गए थे, और पावर लिमिटेड भी किया था हमने, ठीक है। फिर होमवर्क आपने खैर से कल जाके किया था, तो एक दिन होमवर्क कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, नो इशू। लेक्चर 6 में कल वाला सवाल करने के बाद आपने 3 सवाल कर लेने हैं आज जाके इंशाल्लाह। आज के सवाल आज होमवर्क नहीं दूंगा ना, तो कल वाला सवाल नहीं हुआ जी। बैटरी मुक गई, जो कि बुक में नहीं है, आईके की बुक में भी नहीं है। आईके ने डिस्कस नहीं किया इस कॉन्सेप्ट को। मेरी मर्जी, तुम क्लास छोड़ दो। ऑन 1 जुलाई 9 QSL signed an agreement with Park Construction Limited PCL for construction of a factory building at a cost of 100 million। थोड़ा भला हो जाए, ये मुझे लगता है वो बिल्डिंग होनी है जो जी सेंटर के शुरू में ऐसे बिल्डिंग बनी हो, यहाँ पे कलमा चौक के बाद एक बड़ी ऐसी को बिल्डिंग होगी 100 मिलियन को, बड़े पैसे। It was agreed that the factory would be ready for use from 1 जनवरी 11। 1 जुलाई 9 पे काम शुरू हुआ और 31 दिसंबर 10 को जाके कहीं कंप्लीट हो रहा है, कोई 1 जनवरी 11 पे जाके रेडी टू यूज हो रही है। तो 1.5 साल इस बिल्डिंग के बनने में लगना है, 1.5 साल ये बिल्डिंग बनती ही रहेगी। ओके, जरा आप रिक्वायरमेंट पढ़ लें। मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या बात है, कॉस्ट ऑफ एसेट तो हमें पता था, ये क्या है। और CWIP भी एसेट ही है, CWIP भी एसेट ही है। क्या ख्याल है, बस कंप्लीट नहीं है इसलिए PPE के कॉलम में नहीं आता, अलग से दिखा देते हैं। जिस दिन कंप्लीट होता है तो उसको उठा के
फेंक दिया कहते हैं। बैलेंस शीट में मैंने आपको दिखाया था नॉन करंट एसेट्स में वो एक लाइन पीपी के बाद वाली लाइन के अंदर हम अलग से शो करते हैं, सिर्फ एसेट ही है, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? और उसकी कॉस्ट क्यों निकलवा रहा है एट 30 जून 10? हाँ जी, यकम जुलाई 9 पे शुरू हुआ था, 30 जून 10 आ गया, अभी तक वो तो आगे 31 दिसंबर 10 पे कंप्लीट हो रही है, तो 30 जून 10 पे वो कंप्लीट तो नहीं हुई बिल्डिंग, लेकिन खर्चे तो हुए, 1.5 साल में से साल काफी कुछ बन भी चुका है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट ना सही, CWIP की कॉस्ट सही। तो ये हमारी आज की रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑफ CWIP। और ये किस दिन एज ऑन 30 जून 10, ठीक है जी। तो फिर अगर ये हमारी कॉस्ट, ये रिक्वायरमेंट है हमारी कॉस्ट ऑफ CWIP निकालना, तो फिर आज ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये हमारी वर्किंग 1 है आज, ठीक है। ये वर्किंग 2 है आज, और सही है। सवाल पढ़ना है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट ये है। ये ना हो बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन देखा, सारा काम कर रहा है बोरिंग कॉस्ट का, रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी ध्यान से, उसने मांगी कॉस्ट ऑफ एसेट हुई थी, आदत पड़ी हुई थी कि रिक्वायरमेंट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ही होती है, उसी आदत में यहां तक सवाल करके आ गए, कितने अच्छे नंबर आसान लूज कर दिए, फायदा नहीं है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना, सवाल को प्लान करना, सवाल को शुरू करने से पहले 2 दफा सिर्फ पढ़ना, ये सारी चीजें हैं जो बच्चों को पास करवाती हैं, आपने नहीं करनी कहीं पास ही ना हो जाए, ठीक है ना। और इसको टेस्ट में तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना ना, टेस्ट में अप्लाई नहीं करना, आप ICAP में डायरेक्ट सोचेंगे, अप्लाई करने का दिल किया तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्या ख्याल है, ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे ना, हाँ तुम ऐसे ही करना बेटा, ठीक है, ओके। 2 दफा सवाल को पढ़ना है, यहां अप्लाई करना शुरू करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कि उस्ताद जो कह रहा है शायद उसमें कोई हकीकत है, शायद 2 दफा सवाल पढ़ने की वजह से हमारे लिए आसानी होती है, वो वक्त का ज़िया नहीं है, वो सवाल प्लान हो रहा होता है, उससे पासिंग की तरफ जा रहे हैं। इसको जब तक टेस्ट में अप्लाई नहीं करेंगे, ICAP में जाके मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, वहां पे तो इतना प्रेशर होगा, कहेंगे नहीं यार मारे जाना है, 2 दफा पढ़ेंगे तो गए, हालांकि गए नहीं होते। आप 2 अगले टेस्ट में ये अप्लाई करें, 2 अगले टेस्ट के बाद मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगा आप लोगों को, फिर आप खुद देख लीजिएगा। जो बच्चे क्वेश्चन 2 दफा पढ़ के तीसरी बार करते हुए पढ़ते हैं, उनकी पासिंग परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जो सफा काला करने के जुनून में बस सवाल पकड़ा और बस देखा भी नहीं और शुरू कर दिया, कुछ लिख दें बस किसी ना किसी तरह से, तो वो फिर सारा सवाल करने के बाद एंड पे पहुंचते हैं तो एक लाइन आती है जिससे सारा सवाल गलत होता है, फिर वो सारा सवाल काट के दोबारा करना शुरू करते हैं, तो पेपर के अंदर आधा घंटा पौना घंटा जाया, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। अच्छा जी, सवाल शुरू करते हैं। ऑन एकम जुलाई 9 QSL साइंड 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इट वाज एग्रीड फैक्ट्री वुड बी रेडी फॉर यूज फ्रॉम एकम जनवरी 11, द टर्म्स ऑफ पेमेंट वर एग्रीड एज नीचे। नंबर 1, 10% एडवांस वुड बी मेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी यकम जुलाई 9 को 10% एडवांस, 100 मिलियन का 10%, 10 मिलियन एडवांस में पे करना है, ठीक है। अच्छा जी, क्या मैं इसको फर्स्ट पेमेंट में लिख सकता हूं? वो तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट होती है ना, वो तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट होती है ना, बोलो तो वो क्या बोला कोई बच्चा? ये भी तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट ही है, क्यों नहीं सबको समझ आ रही है बात? एडवांस किसको दिया है? कॉन्ट्रैक्टर को ही दिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए ही दिया है, तो क्यों नहीं फर्स्ट पेमेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट की? कंस्ट्रक्शन पेमेंट ही है, ये 10 रुपए भी बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होंगे, एडजस्ट भी कर रहे हैं पेमेंट करते हुए, एक बार कर दिया तो फर्स्ट पेमेंट की डेट हमें पहले ही मिल गई, 1 जुलाई 2009, ओके। नेक्स्ट चलते जाएं आगे। द एडवांस पेड वुड बी एडजस्टेड एट 10% ऑफ द क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल्स। ये तो अभी रेपिटेशन है, कल भी काम किया, आज दोबारा किया, से 12 करने लगे आप देखें,
10% एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। 5% रिटेंशन मनी वुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिटेंशन मनी विल बी refunded after 1 year after completion of factory building। ठीक है जी। तो ये वर्किंग तो अभी भी हमने की थी ना, बोलो दोबारा कर लें? क्यों ना करें बेटा, ये नो सर करने वाले को अल्लाह पूछे, ये जो मुझे तंग करने के लिए ऐसी बातें करते हैं, बस देख लो तंग करते हो मुझे, तुम तंग ना हुआ करूं मैं। अच्छा जी, नेट बिल पेड मैंने जरा उलट लिखना इसलिए शुरू किया ताकि जगह जरा मैनेज हो जाए, बोर्ड पे कुछ मिटाना ना पड़े मुझे। नेट बिल पेड, और यहाँ पे हमने रिटेंशन मनी 5% रखा हुआ है, ये तो और करीब है। रिटेंशन मनी 5%। जल्दी से वर्किंग करें, आप यहाँ क्यों नकल कर रहे हैं, आप ये काम कर सकते हैं। आपके सामने बिल्स मौजूद हैं 30, 20, 10, 15, 4 बिल्स हैं 30, 20, 10 और 15 डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं, जल्दी करें। आज एंट्रीज नहीं करनी, आज तो सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, लेकिन एंट्रीज सिखा दी हैं आपको, और कल इंशाल्लाह इस सवाल की एंट्रीज करेंगे, फिर इस सवाल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक बना देंगे इंशाल्लाह, फिर ये हर तरह से कंप्लीट होगा मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट IAS 23 का, जो कुछ हो सकता है पॉसिबल। ठीक है जी, तो 9 लेक्चर में होपफुली हो जाएगा काम। फिर 10th लेक्चर मैंने कैसे बचाया, टेस्ट की वजह से बचाया। टेस्ट की डिस्कशन का था ना 10th लेक्चर, तो मैंने वो अपने लेक्चर को ही टेस्ट में दे दिया, फनकारी लगाई। ठीक है लेकिन सब किया हुआ है हमने, उसमें कोई नई चीज नहीं देखेंगे आप इंशाल्लाह। एडवांस जी, ग्रॉस बिल अच्छा जी, जल्दी कर लें सब कैलकुलेशन। जी बेटा, लो आपकी तो वेव्स लग गई। मेरे टीए ने इस पे नंबरिंग की है जो मैंने करवानी है, पिछली क्लास के अंदर नंबरिंग हुई, टीए ने क्लास ली। ये नहीं पीछे पड़ा हुआ हैंड आउट है, ये एक्स्ट्रा पड़ा, ये लेना यार, फिर नंबरिंग नए सिरे से नहीं करोगे तो रख, ये भी लो अपने पास, बेशक घर ले जाना इसको। जी इधर देखें, डेट बिल्स की डेट 30 सितंबर 9, फिर 31 दिसंबर 9, फिर 31 मार्च 10, फिर 30 जून 10। बिल कितने कितने के फेंके हैं इन्होंने, 30, 20, 10, 15। बस ठीक है, कर लेंगे, आसान काम था, अब साथ साथ कर लें नोट, देखें साथ साथ कैलकुलेट करवाएं। ग्रॉस बिल आ गए, मैंने कहा था आपको ये बराबर नॉर्मली नहीं होते। ठीक है, वो तो बस पहली एग्जांपल थी इमाम वाली, इसलिए आसान सी एग्जांपल थी जी। 10%, 10%, 10%, 10%, ठीक है, सही है। फिर जी 1.5, 30 का 5% लेंगे ना, देखा ना अभी, 20 का 0.7, नजर आ रहा है एंड वालों, थोड़ी वर्किंग जरा छोटी हो गई है, माजरत जी, जगह इतनी है। 25 पॉइंट नेट बिल पेड, 25.5, 17, 8.5, 12.7, 70। ठीक है, ओके, चलें जी। 0.1, 0.2 टिक हो गया, 0.1 और 0.2 टिक हो गया। नोट तो नहीं कर रहे, एक छोटी सी बात गौर करें, नोट तो होता ही रहेगा सारी जिंदगी में, नोट ही करते आए हैं आप, गौर भी किया करें।
जरा ग्रॉस बिल्स का टोटल करें। 75, ये तो कोई बात नहीं, तो प्रोजेक्ट 100 मिलियन का था, मतलब 100 मिलियन नहीं लगे हमारे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वार्टरली बिल्स आ रहे हैं, अगले 6 महीने में 2 और बिल्स अभी आना बाकी हैं, पता नहीं कितने कितने के होंगे, लेकिन 25 मिलियन बहरहाल उन्हीं का ही होगा। तो इसीलिए ना तो ये ग्रॉस टोटल 100 के बराबर हुआ है और ना ही रिटेंशन मनी आपके 10 के बराबर नजर आएगी, सॉरी एडवांस 10 के बराबर नजर आएगा, क्योंकि अभी 2 बिल्स हैं, उसके अंदर कुछ एडजस्ट होना बाकी होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना, ये 100 भी नहीं है टोटल, एडवांस 10 भी नहीं आएगा टोटल, और रिटेंशन मनी 5 भी नहीं आएगा टोटल, क्योंकि अभी 2 बिल्स रहते हैं और वो हमारे सामने हैं ही नहीं। आप परेशान ना हो, आपके सवाल में तो सब कुछ है, अगर 2 साल पे होगा तो हर सब कुछ होगा उसमें। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Progress bills will be raised on last day of each quarter and settled on 15th of the तेरे की ये नई मुसीबत पड़ी है ना, कल सीख के गए थे 31 मार्च को, आज दोबारा बिल के रिवाइज किया, कल को छोड़ो। 31 मार्च को वो बिल लेके आया था, हमने कहा था बैठो चाय शाय पियो, उसी वक्त पैसे देके उसको भेज दिया था, हम जब इमाम थे। ठीक है, वो 30 जून को आया था, चाय पिलाई थी, उसी दिन पैसे देके भेज दिया था। कुरैशी वाले ऐसा नहीं कर रहे, कुरैशी वाले क्या कहते हैं, ठीक है तुम 30 सितंबर को जो बिल, वो कहते हैं लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में बिल रेज होगा, रेज मतलब बिल बनेगा, इनवॉइस बनेगी, प्रोग्रेस बिल बनेगा। तो वो कहते हैं जी 30 सितंबर को वो बिल बना के पीएसएल वाले लाके देंगे, पीएसएल पीसीएल चले कोई नहीं कह रहे, एक ही बात है, पीसीएल वाले बिल बना के लाकर देंगे, कुरैशी वाले कहेंगे ठीक है जी बिल रख दें इधर, हमें तो 15 दिन लगेंगे एडवांस माइनस करने में और रिटेंशन मनी माइनस करने में और पैसे अरेंज करने में। ठीक है, माइनस तो 1 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल जी उनकी अपनी अरेंजमेंट है। उन्होंने कहा जी आप हर क्वार्टर के एंड पे लाकर बिल देंगे, आपको उस बिल की पेमेंट कब की जाया करेगी, प्रोग्रेस बिल्स विल बी रेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 महीने होते हैं। ठीक है ना, ये तो पता है ना, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 ना 4 होते हैं। अच्छा, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, ये भी याद कराना पड़ता है आपको। अच्छा, प्रोग्रेस बिल्स विल बी रेज ऑन लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर एंड सेटल्ड ऑन 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब जरा अगला पॉइंट पढ़े, वो कहते हैं अंडर मेंशन्ड प्रोग्रेस बिल्स वर रिसीव्ड एंड सेटल्ड बाय क्यूएसएल एज पर द एग्रीमेंट। तो ये जो गिवन है 30 सितंबर, 31 सितंबर, 31 मार्च, 30 जून, ये इनवॉइस डेट है या पेमेंट डेट है, यानी बिल रेज हुआ उसने कहा हर क्वार्टर के एंड पे, तो पेमेंट किस दिन, 30 सितंबर 2009 को जो बिल आया उसकी पेमेंट किस दिन होगी, 31 दिसंबर वाले की, 31 मार्च वाले की, 30 जून वाले की, हमारे साल के बाद होगी, पर होगी तो सही ना। तो इसका मतलब आप यहां पे ऐड कर लें, यहां पे लाइन लगाएं, इनवॉइस डेट के आगे लाइन लगा के एक और कॉलम ऐड कर लें, इनवॉइस डेट के आगे लाइन लगाएं और आगे लिखें पेमेंट डेट, और पेमेंट डेट लिख लें इसके आगे। तीस सितंबर 2009 वाला बिल कब पे होगा, 15 अक्टूबर 9 को, बात नहीं ठीक है। 31 दिसंबर 9 वाला कब पे होगा, 15 जनवरी 10, 31 मार्च 10 वाला 15 अप्रैल 10, और 30 जून 10 वाला 15 जून, 30 जून 10 वाला 15 जुलाई 10 पे। ठीक है जी, पेमेंट डेट्स आ गई सामने। चलो, ये मैक्सिमम है, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल अब कोई चीज रह जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन इतना करके भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं आपको पूरी बात इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक भी पहुंचा दूंगा, इन चीज़ों को किस तरह से जाती हैं, फिर मेरे ख्याल में इससे बाहर बात नहीं जाएगी। वो कुल मिलाकर 10, 12, 15 नंबर जितने भी टेस्ट करना चाहे यहाँ से वो करे। वो एमसीक्यूज 1-2 दे देता है, वो कोई सवाल दे देता है 8 से 10 नंबर का, हम कंफर्टेबली इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। ठीक है, तो 9 लेक्चर्स लगा के 10 नंबर तैयार हो जाएं तो ये घाटे का सौदा तो नहीं है, क्या ख्याल है? ठीक है ना, लेकिन तैयार तब होंगे जब आप घर जाके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, टेस्ट देंगे,
क्या बोला इसने? कल टेस्ट मत देना जरा, फिर मैं देखूंगा। वही आज देके कल, आज टेस्ट दिए बगैर कल आना तो सही जरा। अच्छा जी, 0.4 तक पढ़ लिया हमने। 0.5 क्या है? 0.5 क्या है? द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू द फ्लोइंग सोर्सेज। इसी का तो इंतजार था हमें, कितनी देर से हम बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारे लोन्स ही नहीं आ रहे थे। को सूद की बात करें, अल्लाह माफ करे। तो कहता है नंबर बी पहले पढ़ते हैं। नंबर बी, बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन 1 दिसंबर 2009। ओह, उठना पड़ गया क्योंकि स्पेसिफिक लोन की ये वर्किंग है, और पता नहीं स्पेसिफिक है या जनरल है। पढ़ लेते हैं पूरा। बैंक लोन ऑब्टेन्ड, लोन कैश मार्कअप ऑफ प्रिंसिपल ब्ला 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 ब्ला, कुछ बताया ही नहीं उसने स्पेसिफिक। जनरल कह देते हैं। आपको लिखवाया था आपको, ताकि आप बाद में मुकरे ना। सवाल में अगर ना लिखा हो तो लोन कौन सा स्पेसिफिक होता है, तो ये स्पेसिफिक लोन की बात हो रही है। तो पॉइंट बी के साथ लिख लें स्पेसिफिक लोन। पॉइंट बी बेटा, 5 के साथ नहीं जी। पॉइंट बी में कहता है बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन 1 दिसंबर 2009। लोन रिसीव किस दिन हुआ जी? 1 दिसंबर 2009 पर। ओके, अच्छा, वर्क स्टार्टेड की बात कहां पे? वो एडवांस पे हो गया, साइनिंग पर ही काम भी शुरू हो ही गया होगा उस दिन। ठीक है, वो ये 1 जुलाई ही लिख लें, ऐसे ही ये खाली ना रह जाएगा। अच्छा, लोन जी ऑब्टेन हो गया। और इधर देखें, वर्क कंप्लीट किस दिन हुआ है? नॉट येट कंप्लीटेड टिल ईयर एंड 30 जून 10। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखें, ये 30 जून 10 पे ही सिजेशन करनी पड़ेगी। और कमेंसमेंट 1 दिसंबर से या जुलाई से? लेटर बेटा, लेटर। लाइन पे ही चल पड़ते हो, लकीर के फकीर हो क्या? लाइन इधर गई तो तुम इधर चल पड़ोगे। यस सर। 1 दिसंबर से 30 जून तक कितने मंथ्स बने? 7 मंथ्स को आप 7 मंथ की कैपिटलाइजेशन करोगे आप बोरिंग कॉस्ट की। ठीक है जी, चलें पढ़ लेते हैं जरा इसको भी एक बार। बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन 1 दिसंबर 2009। द लोन कैरीज मार्कअप ऑफ 13% पर एनम। द प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 5 हाफ ईयरली बराबर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 मिलियन ईच। कहता है जी 25 मिलियन का लोन आया है और ये लोन 5 बराबर किस्तों में रीपे करेंगे। हर किस्त 5 मिलियन की होगी और हर किस्त 6 महीने बाद जाएगी। ये लिखा हुआ है ना कि ये 5 मिलियन की बराबर 6 महीने बाद की किस्तों में रीपे करेंगे लोन। ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। 5 मिलियन प्रिंसिपल भी रीपे करेंगे और इंटरेस्ट भी। तो हर 6 महीने बाद, कल वाले सवाल की तरह से ही है, हर 6 महीने बाद, ठीक है, हमने ये करना है रीपे लोन और साथ में इंटरेस्ट भी जाना है। अब ये लोन आया किस दिन? 1 दिसंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई पे 6 महीने पूरे हो गए। अब 6 महीने पूरे हो गए हमारे साल में ही, तो 5 मिलियन की रीपेमेंट होगी लोन की। 5 मिलियन की रीपेमेंट होगी और 6 महीने का इंटरेस्ट भी साथ ही पे हो जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन 1 महीने का इंटरेस्ट एक्रू तो करना है। बोलो, इसका मतलब हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस और स्पेसिफिक लोन में दो लाइंस आ जाएंगी, क्योंकि 25 रहा 6 महीने आउटस्टैंडिंग और लोन टोटल तो 7 महीने से हमने लिया हुआ है, 1 महीना सिर्फ 20 आउटस्टैंडिंग रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात क्या? ये काम तो मेरे ख्याल में कर भी सकते हैं, क्या ख्याल है? ये कर ना दें? ठीक है, ये काम तो हो सकता है। देखो कुछ जरूरत नहीं, कमेंसमेंट सिजेशन लिख लिया ना, ये नंबर तो लें
जो नंबर यहां पे जो चीजें फेंकते जाएंगे उनके नंबर मिलने लग जाएंगे, क्योंकि आपने यहां पे क्या लिखना है, वर्किंग वन। जब वर्किंग वन लिख, अच्छा मैंने आपको शायद नहीं बताया, लेट से ये रेफर नहीं भी किया आपने और पर्चा खत्म हो गया, आप काम कर रहे थे, तो वो नॉर्मली चेक कर लेता है। तो जो चीजें यहाँ पे आपने सही लिखी होंगी उसके नंबर्स मिलेंगे इंशाल्लाह आपको, ठीक है ना। बहरहाल बेटर तो यही होता है, रिक्वायरमेंट पढ़ो और उसी वक्त उसको एड्रेस करके आगे चलो, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस और स्पेसिफिक लोन लेना है, कहीं पे जरा एक नजर दौड़ा लें। तो सवाल तो पूरा पढ़ रहे हैं, कहीं पे सस्पेंशन की बात तो नहीं आई। पॉइंट ए के अंदर एक नई चीज है, सस्पेंशन तो हो नहीं सकती नई चीज, सस्पेंशन तो हमने पढ़ी हुई है। और पॉइंट सी के अंदर है रनिंग फाइनेंस जनरल लोन है, इसका मतलब सवाल खत्म हो रहा है, कहीं सस्पेंशन नहीं है तो फिर यहां पे मंथ्स लिख के टाइम्स आया नहीं कर। अब लोन का इंटरेस्ट निकालना है, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट निकालना है, तो 1 मिनट ले लो, जल्दी करो। आपको हैंड आउट नहीं, हैंड आउट नहीं है आपके पास, हैंड आउट बड़ा एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास भी नहीं है, तो टाइम पे आया करो ना। ये नंबरिंग हुई पड़ी, अब फायदा नहीं होगा आपको, नहीं होगा ना। अच्छा, नंबरिंग जब करने लगूंगा ना मैं, तो आपने इसका हैंड आउट देखना है इसके साथ मिलेगा, जब नंबरिंग हुई पड़ी होगी फिर ये यूज कर लेना, ठीक है जी। इधर देखें, अब बस 1 मिनट गुजर गया, बस ठीक है, आधा सही, 1.5 सही, 1 सही, पौना सही, जो भी गुजरा है गुजर गया जो टाइम था। इधर देखें, 25 मिलियन, 13%, 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, यकम दिसंबर 9 से 31 मई 10 तक। जाग रहे हो ना? ओके, तो आंसर नहीं लिखेंगे, वो तो एक ही बार लिखते हैं। उसके बाद 5 मिलियन की रीपेमेंट हुई, अब प्रिंसिपल अमाउंट हिल गई, 25 से कहां चली गई, 20 पे। 20 मिलियन, 13%, 1/12, ठीक है। तो ये नंबर तो लें, कितना बना, 1.84। अच्छा, यहां पे रुपीज इन मिलियन लिख लेते हैं, ठीक है। वो बेटा पढ़ेंगे तो, अभी तो पढ़ा नहीं ना हमने, पढ़ने तो लेना, रुपीज इन मिलियंस, ठीक है। ओके जी, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, बोलो। इक्वल इंस्टॉलमेंट 5-5 मिलियन की हैं और 31 मई को ये इंस्टॉलमेंट पे हुई, तो दूसरी कब पे होगी जाके, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर की शाम को अगली इंस्टॉलमेंट पे होगी, इंटरेस्ट की भी और प्रिंसिपल की भी, ठीक है ना। तो वो तो हमारे साल से बाहर चलेगी बात। बहरहाल यहां तक तो ऐसे ही बनता था। क्लियर है? ये क्लियर है? आगे पढ़ूं? आगे कहता है, ओ नाम आ गया वो वाला भी जो रोज यूज करते थे, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 0.5 मिलियन वर डिडक्टेड बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन। यकम दिसंबर को जब लोन लिया था उसी वक्त 0.5 आपको पे नहीं करने पड़े, उन्होंने खुद ही डिडक्ट कर लिए थे, ठीक है। पैसे आपका तो दिल भी नहीं होता, वही 1000 रुपया रखा होता है आपने मंथ के एंड पे, घर से खर्चा आने से पहले ही वो निकाल के ले जाते हैं, बल्कि उल्टा 200 उधार भी खड़ा होता है उसमें, ऐसे ही है ना। तो बैंक ने जो पैसे काट लेते हैं वो काट लेते हैं, आपको पे करने जाना कतन नहीं पड़ता। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस गिवन है, मार्क्स पड़े थे, रेडीमेड मार्क्स। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हमें पता है यहां पे नहीं लाने, बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, वो भी कौन सी, कैपिटलाइज होने वाली। स्पेसिफिक लोन जो है, लोन ही एसेट के लिए लिया तो उसके प्रोसेसिंग चार्जेस तो सारे के सारे इसी एसेट में ही आने, हर साल नहीं आने, अगर चलता रहे सवाल तो हर साल नहीं आने, ठीक है। नेक्स्ट, हो गया, काम हो गया। सरप्लस फंड्स व्हेन अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एट 8% पर एनम, ठीक है। सरप्लस फंड्स निकलेंगे कहां से, तो वो बनाते हैं अभी रिसीट पेमेंट, वहां से निकल आएंगे, उनको किस पे इन्वेस्ट करेंगे, 8%। क्वेश्चन है या वैसे अंगड़ाई ली? अच्छा वैसे,
तो 8% रेट लगाएंगे जब यहां से बैलेंस निकाल लेंगे इन्वेस्टमेंट का, तो वो बनाते हैं, अभी निकल आएगा, ठीक है। तो 8% रह गया बस, बाकी पॉइंट नंबर बी में जो कुछ होना था वो हमने कर दिया, और तो कुछ नहीं रहता, ठीक है। चलो पॉइंट सी भी पढ़ लेते हैं, जो काम नया है वो एंड पे रख लेते हैं, बाकी सब कुछ कर लेते हैं ना। कहता है कैश विथड्रॉल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के बारे में उसने नहीं बताया कि ये स्पेसिफिक है जनरल। स्पेसिफिक कर लें, कभी हो ही नहीं सकता स्पेसिफिक, मैंने आपको कहा था। इसका तो पर्पस हमें खुद को नहीं पता होता, ठीक है। तो रनिंग फाइनेंस बैंक को भी नहीं पता होता। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ, तो पॉइंट सी के साथ लिखें ये जनरल लोन जी। बेटा यकम दिसंबर को 25 मिलियन का लोन लिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 31 मई पे 6 महीने पूरे हुए। उसने लिखा हुआ था इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मई 10। तो 31 मई 10 को जब 5 मिलियन पे हो गया तो फिर 25 नहीं रहा, 20 हो गए। तो 25 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा था। हमने पहले लेक्चर में ये सीखा था कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, कॉन्स्टेंटली आउटस्टैंडिंग पे रेट लगाते हैं। तो 25 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, फिर 5 मिलियन पे होने के बाद आखिरी 1 महीना सिर्फ 20 आउटस्टैंडिंग रहा। सही है, ओके। यार ये कुर्सी, दरवाजा खोल के ना कुर्सी उसके आगे रख दो और वहीं बैठ जाओ, अगर तकलीफ ना महसूस करो तो। कोने वाले भाई जिसके पास कुर्सी हो, बुरा तो नहीं मना रहे, मना भी लो तो बैठ जाओ। मर जाए उस्ताद वो ठीक है, तुम बुरा मनाते रहो सांस रुकने की वजह से, हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मशवरे अपने कोल रखो। सारी ऑक्सीजन चूस जाते हैं। यार तुम ये जो है ना, मुझे शरीफ आदमी लगते थे वैसे तुम। बताऊं किसकी बात कर रहा हूं, दिखाऊं आपको, देखना चाहेंगे? ओके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। अभी तो उसका मुंह ही लाल हो गया बेचारे का। तो एक मौका दे देते हैं उसको जिसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कभी से, अभी नहीं फिर कभी। पॉइंट सी, चले जी सांस ले लिया मैंने भी, आपने भी। पॉइंट सी, कैश विड्रॉल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड बाय अ बैंक। रुक जाओ, ये क्या जुमला हुआ? ये जुमला ऊपर कॉन्टिन्यूटी से पढ़े जरा, पॉइंट नंबर 5 को दोबारा पढ़ते हैं और वहां से मिलाकर सी को पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस थ्रू नंबर सी कैश विड्रॉल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड बाय अ बैंक। बात समझ आ गई? ठीक है ना, कि कहां से पैसे लिए? उनका यहां से भी लिए हैं पैसे, प्रोजेक्ट को जरूरत पड़ते थे तो यहां से भी पैसे लिया करते थे। ओके, एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वाज 60 मिलियन। मैंने आपको कहा था रनिंग फाइनेंस का बैलेंस आप मंथ आउटस्टैंडिंग या लोन आउटस्टैंडिंग निकाल ही नहीं सकते, आपके लिए मुमकिन ही नहीं है। तो अगर रनिंग फाइनेंस आएगा तो आपको एवरेज बैलेंस खुद बताया करेगा। कल वाले सवाल में बताया था, आज भी बताया हुआ। तो रनिंग फाइनेंस बैलेंस कितना है जी? एवरेज फॉर द ईयर 60 मिलियन। ये वो लोन आउटस्टैंडिंग की फिगर आ गई, अंडरलाइन करके लिखें लोन ओएस। आउटस्टैंडिंग बोलूंगा ना तो आउटस्टैंडिंग लिखने लग जाएंगे, इसलिए लोन ओएस, बेगर्स ऑफ लाइन। लोन ओएस लिख दिया 60 पे। मार्कअप चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर वाज 9 मिलियन। तो ये 9 मिलियन क्या है? इंटरेस्ट। अब कितने लोन्स हैं जनरल? ओ भाई पॉइंट ए में नहीं है लोन, टेंशन ना लो, बोल रहा हूं ना, स्पेसिफिक लोन था और एक ही जनरल लोन है। अब एक जनरल लोन है तो इसका एवरेज रेट निकालना पड़ेगा? नहीं, इसका एक का ही रेट होगा जो कैपिटलाइजेशन रेट होगा। लोन ही एक काहे का एवरेज? हाँ वो रेट नहीं अवेलेबल, लेकिन हमें लोन गिवन, लोन आउटस्टैंडिंग गिवन और इंटरेस्ट गिवन, तो कैसे रेट निकाला करते हैं? हाँ तो यहीं पे ही लिख लें बस, इसकी कोई वर्किंग नहीं करेंगे। इसी के आगे जगह खाली है ना, 9 मिलियन के आगे यूं करके लिखें, इक्वल करके 9 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 इज इक्वल टू
15%। डन, ठीक हो गया। चलें, ये काम तो कोई ऐसा नया नहीं था हमारे लिए। हाँ, एक नई चीज थी प्रोग्रेस पेमेंट्स। तो वो प्रोग्रेस पेमेंट्स जो है वो हमने सीखी, पहले कल से बात करनी शुरू कर दी थी और उसको भी कंसिडर कर लिया। अब रह बस एक पॉइंट ही गया, वो पढ़ लेते हैं, जान छुड़ाते हैं फिर। ओ, द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। भाई ये राइट शेयर्स कैसे इशू करते हैं, इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, हर किस्म के इशू को देखेंगे, वहां पे काफी इश्यूज होंगे, जो डिविडेंड की मुख्तलिफ किस्में हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। ठीक है, शेयर्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, शेयर कैपिटल मुख्तलिफ किस्म का होता है, उसकी इशुएंस किस किस तरह से होती है, डिविडेंड किस किस तरह का होता है, ये सब बातें हमने करनी है पर अपने वक्त पे करनी है। ठीक है, शायद इसके बाद ही वो शुरू कर दें काम, शायद सिंगल एंट्री करके फिर उस तरफ जाएं। बहरहाल ये सब काम करने हैं, अपने वक्त पे ही करेंगे। यहां पे अब मैं ये राइट इशू वाली डिस्कशन नहीं कर सकता। ठीक है, राइट इशू जस्ट क्या है, आप इतना याद रखें कि ये ओनर्स से पैसे मांग लिए जाते हैं, यानी कि कैपिटल इक्विटी। राइट इशू क्या है, इक्विटी, जो ओनर्स घर से पैसा लाते हैं। बस अभी आपके लिए इतना ही काफी है। राइट शेयर्स पता होगा काफी बच्चों को, लॉ जिन्होंने पढ़ा होता है पता होता है क्या होता है, कुछ ना कुछ पता होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं छोड़ें इसको, मत सोचें। बस राइट इशू क्या है, इक्विटी इशूड, यानी हमने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए ओनर्स से, मालिकों से, शेयर होल्डर से भी पैसे मांगे। भाई आप भी पैसे ले आए, 100 मिलियन की बिल्डिंग बनानी है तो कुछ तो आप भी पैसे ले आए, मेहरबानी करें, सांप बन के बैठे अपने पैसों पे। तो वो कह रहा है इशू ऑफ राइट शेयर्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन ऑन 1 सितंबर 2009। तो मैक्सिमम यही है, 3 ही सोर्सेज हो सकते हैं बोरिंग कॉस्ट वाले क्वालिफाइंग एसिड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फाइनेंस अरेंज करते हैं, जो या वो मालिकों से पैसा ले लें, या बैंक से स्पेसिफिकली लोन उस प्रोजेक्ट के लिए ऑब्टेन करें, या पड़े हुए जनरल लोन्स को ही यूज कर लें। तो आज तीसरी चीज भी आ गई। ठीक है, तो इक्विटी, इक्विटी क्या है, घर से ओनर्स जो पैसे लाए। राइट इशू क्या है, इक्विटी है बस। ठीक है ना, इक्विटी वही कैपिटल जो इंट्रो में आप पढ़ा करते थे, कैपिटल इन्वेस्टेड, यहां पे वो शेयर कैपिटल हो जाता है, बस इतना सा फर्क है। तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह इशुएंस को। बहरहाल अभी वो 15 मिलियन ले आए 1 सितंबर 2009 पे इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये मसला नहीं है। मसला क्या है, मसला है अगली लाइन। जातियां ना मारो भाई, पढ़ना है तो आओ, नहीं तो जाओ। दरवाजा बंद ही कर दो यार, क्लास कोई फ्री हुई है, शोर मच रहा है जी। अगली लाइन में प्रॉब्लम है, द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ पेइंग डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। डिविडेंड इक्विटी होल्डर्स को दिया जाता है। जैन जी, आपने इक्विटी ऑब्टेन की प्रोजेक्ट के लिए, तो इस डिविडेंड को भी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। जैसे यहां पे करके हम एक लाइन और ऐड कर लेते हैं आज, डिविडेंड ऑन इक्विटी। क्या ख्याल है, ठीक है, ठीक है, सही है ना? क्यों नहीं सही बेटा? वेरी गुड। देखें जी, बात सुने मेरी, आप लोगों को मैंने कहा था ये वर्किंग कंप्लीट है, आप लोगों को उस्ताद की बात पे एतमाद ही नहीं है। वो कौन लोग हो, कित्थों आए हो तुसी? आपको कहना चाहिए था सर ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था ये वर्किंग कंप्लीट है? तो बात को माना नहीं ना तुमने। इधर देखें, इधर देखें, वजह बताऊंगा। फिलहाल तो यहां पर जो लिखा हुआ है ना, द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ पेइंग डिविडेंड 20%, और इस सारी लाइन को काट के इसके आगे लिखेंगे इग्नोर इन क्वेश्चन। ठीक है, अब वजह बताऊंगा, वजह लिखवाऊंगा, टेंशन ना लें। लेकिन इधर देखें, देखें, लोन या डेट, लोन या डेट निशानी क्या होती है इसकी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनको पे किया जाता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता। लोन या
बोरोइंग या डेट, एक ही चीज के तीन नाम है, लोन, बोरोइंग, डेट। इसकी निशानी क्या है? फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न इनको देना पड़ता है। ठीक है, सही है। तो बोरोइंग की निशानी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग की निशानी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग या लोन डेट की। अच्छा, इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड जो मिलता है वो कैसे मिलता है? भाई इनके इंटरेस्ट को भी माइनस कर, सैलरीज माइनस कर, टीन डब्बा माइनस कर, लोया लेलन माइनस कर, एवरीथिंग माइनस करने के बाद जो बचता है नेट प्रॉफिट वो इन गरीबों में बंटता है, शेयर होल्डर्स में, पता है ना। और वो भी फिक्स नहीं होता, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। वो फॉलो कर रहे हैं पॉलिसी, ठीक है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे तो कहेंगे लो जी ऐसा भाई 100 मिलियन की बिल्डिंग पाई हूं तो हम डिविडेंड भी देंगे। फिर फ्लक्चुएट करता है। हम जाके पढ़ेंगे, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है डिविडेंड, फिर अप्रूवल होता है, कहीं से अप्रूवल होता है शेयर होल्डर मीटिंग में। ये सारी बात देखेंगे थोड़ी बहुत, जितनी में मुझे अकाउंटिंग के अंदर पढ़ाना जरूरी है मैं पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने के लिए। ठीक है, ये बात करेंगे। बहरहाल ये इक्विटी की निशानी है कि इसके ऊपर रिटर्न फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए तो हलाल है, कभी नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इक्विटी डेट ही नहीं है, जब इक्विटी बोरोइंग नहीं है, तो इसकी कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट भी नहीं है। जब इक्विटी बोरोइंग नहीं है, इक्विटी बोरिंग है, बोलो इक्विटी है, बोरिंग की निशानी है फिक्स इंटरेस्ट रेट, इक्विटी पे फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स डिविडेंड नहीं होता। अब किसी बच्चे ने अगर पढ़ा हो प्रेफरेंस शेयर वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो पढ़ेंगे मौके पे जाके, फिर देख लेना जो शेयर होल्डर जो इक्विटी की तरह का लगे उसके साथ यही ट्रीटमेंट, जो डेट की तरह से लगे उसके साथ डेट वाला ट्रीटमेंट कर लेंगे, उसको छोड़ें। फिलहाल जितनी बात सामने है उसको देखें। ठीक है, इक्विटी की निशानी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं जाना, डेट की निशानी फिक्स इंटरेस्ट रेट जाना है। तो जब इक्विटी डेट ही नहीं है, बोरोइंग ही नहीं है, तो उसकी कॉस्ट डिविडेंड को हम बोरोइंग कॉस्ट भी नहीं कह सकते। तो ये बात बस इतने से अल्फाज लिख लें, इतने से अल्फाज लिख लें। सवाल के अंदर हम हमेशा क्या किया करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। लिखें जरा, लिखें, इक्विटी बोरोइंग नहीं है, इक्विटी बोरोइंग नहीं है, तो इसके ऊपर, तो इसकी कॉस्ट ब्रैकेट में लिखें डिविडेंड, तो इसकी कॉस्ट ब्रैकेट में लिखें डिविडेंड, इसकी कॉस्ट भी बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। ठीक है, जब इक्विटी बोरोइंग नहीं है तो फिर डिविडेंड जो इसकी कॉस्ट है, डिविडेंड, इक्विटी की कॉस्ट डिविडेंड होता है ना। ठीक है, इक्विटी बोरोइंग नहीं है तो फिर इसकी कॉस्ट भी बोरोइंग कॉस्ट नहीं है, इसीलिए बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में इसका क्या काम। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना। बहरहाल सवाल तकरीबन हो गया है, बस नंबरिंग कर लें। ठीक है, इक्विटी आई है, बिल्कुल लेंगे, पैसा इस्तेमाल करना है, बस उसकी कॉस्ट को यहां पे पैसा इस्तेमाल करेंगे। मालिकों का पैसा है भाई, मालिकों का पैसा है, पहले सबसे पहले इसी को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला नंबर ही आज इक्विटी का होगा, फिर स्पेसिफिक लोन, फिर जनरल लोन। प्रेफरेंस बताई थी आपको स्पेसिफिक लोन, और तब इक्विटी थी नहीं ना। इक्विटी आए तो मालिकों का पैसे का पहला हक है, मालिकों का बिजनेस है भाई अपना, उनकी तो अपनी बिल्डिंग है, तो पहला पैसा उन्हीं का लगना चाहिए। तो सबसे पहले इक्विटी, फिर ना पूरे हो तो स्पेसिफिक लोन, ना पूरे हो तो जनरल लोन। ठीक है, चलें फिर नंबरिंग कर लें जरा जल्दी जल्दी। हमने रिसीट पेमेंट बनाना है, बस सवाल हो गया हमारा जी। नंबर लगाते हैं, 1 जुलाई से काम शुरू हो रहा है हमारे सवाल में, और पहली पेमेंट भी शायद 1 जुलाई को ही हो रही है। वो देखें, वो कौन सी पेमेंट थी, सबसे ऊपर 10% के साथ, पॉइंट 1 में 10% एडवांस के साथ लिखें 1। ठीक है, 10% को अंडरलाइन कर लेना, 10% एडवांस को अंडरलाइन करके लिख लें 1, ये पहली पेमेंट। अब 1 जुलाई गुजर गया और हम बड़ी तसल्ली से सारे सवाल के अंदर पहले दूसरे पॉइंट के अंदर एडवांस और रिटेंशन बनी है, फिर तीसरा वैसे ही है, चौथे के अंदर इनवॉइस डेट नहीं देखनी, पेमेंट डेट देखनी है, क्योंकि हम रिसीट पेमेंट की निशानियां लगा रहे हैं, रिसीट पेमेंट को नंबर लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे सामने पॉइंट होगा, और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में राइट इशू और स्पेसिफिक लोन वाला पॉइंट होगा। यही चीजें सामने रख के हमने नंबरिंग करनी, ये सामने मोटी मोटी चीजें आ गई। ठीक है, तो एडवांस नंबर 1 हो गया,
यकम जुलाई से काम शुरू हुआ, जुलाई पूरा गुजार लिया हमने, खैर खैरियत से गुजर गया। पूरा अगस्त गुजार लिया खैर खैरियत से, कोई रिसीट पेमेंट नहीं है। पूरा सितंबर, मेरा दिल तो था कि 2-3 मिनट आपको देता, लेकिन घर जाके आप इस सवाल को जब नए सिरे से करेंगे तो खुद ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं तस्वीर खींच लिया करें सवाल करने से पहले। अच्छा, तो अगस्त, पूरा जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, पूरा सितंबर भी गुजर गया, और पहली पेमेंट कंस्ट्रक्शन की तो अक्टूबर में हो रही है ना। रिसीट पेमेंट जो घर से ओनर्स पैसे लाए थे वो रिसीट नहीं है क्या? तो लिखो ना जाके उसके नीचे 15 मिलियन को अंडरलाइन करके लिखो 2, 15 मिलियन को अंडरलाइन करो, 0.5 में ए में 15 मिलियन को अंडरलाइन करके लिखो 2। सही है। आपको पता है टाइम इसी पे ही लगना है, नंबरिंग पे। एक बार नंबरिंग होगी तो फिर तो इसमें कोई मसला ही कोई नहीं है, वे तो 1 मिनट का काम रह जाता है। अच्छा जी, यकम सितंबर को हो गई पेमेंट, अब सुकून है। पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, क्या हुआ? अब क्या मुसीबत आन पड़ी? ओके, ऊपर जाएं तो 15 अक्टूबर के साथ 30 मिलियन के साथ लिखें नंबर 3। फिर अब अक्टूबर भी पूरा सुकून से गुजर गया, नवंबर भी पूरा सुकून से गुजर गया, पूरा दिसंबर सुकून से गुजर गया। अब क्या हो गया? ओ, स्पेसिफिक लोन आया था यकम दिसंबर को, तो चले जाएं नीचे जाकर लिखें 25 के साथ, अंडरलाइन करें, इसको लिखें 4। नहीं, इस दिन एक और काम भी हुआ था, नीचे जाके 0.5 को भी अंडरलाइन करें। जिस दिन लोन आया था उस दिन कमिटमेंट फी 25 मिलियन के साथ 4A कर दें, 0.5 मिलियन कमिटमेंट फी के साथ, वो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस के साथ क्या कर दें? 4B। ठीक है, शुक्र है। दिसंबर पूरा सुकून से गुजर गया, जनवरी पूरा गुजर गया, 5 लगा दें, फिर उसके साथ 20 मिलियन के साथ 5 लगा दें, और उसके बाद फिर अगली 10 मिलियन वाली पेमेंट के साथ 6 लगा दें, 15 अप्रैल। ठीक है, बस उसके बाद टेंशन खत्म होगी, और कुछ भी नहीं है। किसने कहा कुछ नहीं है? स्पेसिफिक लोन की किस्त जा रही है 31 मई को, और इंटरेस्ट भी जा रहा है। तो अंडरलाइन करें जाके 5 मिलियन, और उसके आगे इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट की फिगर नहीं है तो इंटरेस्ट को अंडरलाइन करके नंबर लगा दिया करो ताकि याद तो रहे। ठीक है, तो 5 मिलियन की प्रिंसिपल को 7A कर दो और इंटरेस्ट को 7B कर दो। अब ऊपर डेटा पेमेंट हमारे साल से आगे निकल गई है। कमेंसमेंट के बाद की पेमेंट हो, सॉरी सिजेशन के बाद की पेमेंट हो, या आज तो हमारे लिए सिजेशन ये ईयर एंड ही है ना, इसके बाद की पेमेंट हो, उसको यहां पे हम नहीं लेंगे, जरूरत नहीं है टाइम जाया करने की। ठीक है, नंबर लगाना भी है तो लगा दो, उसका फायदा कोई नहीं होना, टाइम वेस्टेज जी। ठीक है, नंबरिंग हो गई, करें शुरू सवाल। इसका मतलब इधर देखें, आज हमारे पास एक और मेहमान भी तशरीफ ले आए हैं, और वो है इक्विटी, और इक्विटी का नंबर 1, फिर नंबर आएगा स्पेसिफिक लोन का, फिर नंबर आएगा जनरल लोन। ठीक है जी, तो जो प्रेफरेंस है मैंने वो थोड़ा गैर महसूस तरीके से याद कराने की कोशिश की थी आपको। स्पेसिफिक लोन सबसे पहले आया था, फिर जनरल लोन आया, तो मैंने कहा स्पेसिफिक लोन के बाद जनरल लोन, इक्विटी है तो ये सबसे पहला नंबर। ठीक है, तो ये हमारी प्रेफरेंस हुआ करेगी यूजेज की। ओके, अच्छा जी, अब जरा देखें, एक सजेशन आपको दी हुई थी लेटर वाली, वो लेटर वाली सजेशन आज नहीं चलने वाली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि स्पेसिफिक लोन हमारा पहले नहीं आया। ठीक है, तो ये वाहिद केस होगा कि हमारा स्पेसिफिक लोन बाद में आए, काम पहले शुरू हो जाए। काम तो यकम जुलाई से शुरू हुआ पड़ा है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक लोन जाके आया है यकम दिसंबर को। तो जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो फिर हमारी मजबूरी होगी हम इसको लेटर डेट से स्टार्ट, और जरूरत भी नहीं है लेटर डेट स्टार्ट करने की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम तो निकलनी ही कोई नहीं है यहां से। और सही है ना, बात समझे हो? तो आज हमारा रिसीट पेमेंट स्केड्यूल स्टार्ट होगा यकम जुलाई 2009।
आज लेटर डेट वाली सहूलत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक लोन पहले होता था तो उसको घसीट के लेटर पे लाते थे। आज तो कुछ है ही नहीं हमारे पास उस दिन। भाई बात सही याद रहेगी, जब लोन पहले, स्पेसिफिक लोन पहले ना आया हो तो फिर हम लेटर डेट से स्टार्ट नहीं किया करेंगे। ये वाहिद केस ही है, वरना आपने हर सवाल में देखा था हम लेटर को ही, हर सवाल में स्पेसिफिक लोन पहले आता भी था। ठीक हो गया। चले, तो यकम जुलाई को क्या हुआ है जी? एडवांस पेड। चलो जी, कितने मिलियन? इक्विटी का नंबर पहला है, नंबर तो पहला है, कुछ होगा तो पे करें। चलो फिर स्पेसिफिक लोन से कर देते हैं। तो कोई नहीं, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी किस लिए है? किसी ने सवाल पूछा था शायद इस क्लास में या अगली क्लास में कि अगर पहला ही नंबर जिस रिसीट या पेमेंट के साथ लगा हो वो जनरल लोन से हो जाए, फिर इसी क्लास में पूछा था किसी ने क्वेश्चन, सब फिर वो गुलबर्ग में पूछा होगा। बहरहाल सिचुएशन ये है, अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, तो एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी तो है ना, तो उसमें से यूज कर लेंगे। बात समझ आ गई? कुछ है नहीं हमारे पास, प्रेफरेंस हमारी वही थी, लेकिन ये तो नहीं है कि कुछ पड़ा नहीं है तो हम कुछ करें ही ना। रनिंग फाइनेंस पड़ा है, एडवांस देना था, वहां से निकाल के दे दिए पैसे। बात समझ रहे हो? आगे चलें। 1 हो गया, 2 किसके साथ लगा हुआ है? आ गई इक्विटी, आ गई। ऐसी आप परेशान हो। यकम सितंबर 2009, राइट शेयर्स इशूड, इक्विटी इशूड, इक्विटी रेज, कुछ भी लिख लो जो समझ आ जाए फिलहाल, बस ये शेयर्स हैं, ठीक है, दैट्स इट, शेयर्स हैं। शेयर्स इशू करके पैसे आए हैं, ओनर्स पैसे लाए हैं घर से, बस। कितना? 15। ये देखो प्लस हो गया, आ गए पैसे। अब इक्विटी में पैसे आ गए, पैसे हम सीना तान के यूं चल रहे हैं। और नंबर 3 वाली पेमेंट आई। नंबर 3 वाली पेमेंट किस दिन है? इस तरह करके हम 15 अक्टूबर को सीना तान के हमने बोला 15 अक्टूबर 2009 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन बिल या पेमेंट, सोच के बोलना, बिल या पेमेंट, 30 या 25,000 या 5। और 30 तो पे ही नहीं करना, तो मैं रो के अभी आया हूं थोड़ी देर पहले। 30 में से हमने कहा 3 हमने आपको दे दिया हुआ है, क्या फिर दे दें? तो नेट बिल पेड कितना है? पेड, ठीक है। तो हम यूं सीना तान गए, हमने कहा 25,5 इक्विटी में से पे करेंगे हम। इक्विटी का तो हादसा, पहली पेमेंट भी निकल गया है जी। 25,5 मिलियन इधर लिखना पड़ेगा मजबूरन, और इक्विटी आई और इक्विटी गई, ठीक है जी। बकाया फिर स्पेसिफिक तो है नहीं, जनरल लोन से। ये तो दोस्त तो हमारा मौजूद है ना, बुरे वक्त में यही काम आता है, वैसे देख लो आप। आगे चलें। नंबर 2 हो गए हैं, 3 भी हो गया बल्कि। नंबर 4 पे ए भी है और बी भी है। वाह भाई वाह, यकम दिसंबर आ गया और वो पुराना दोस्त आ गया। यकम दिसंबर 9, लोन रिसीव। सबसे पहले जिससे इस स्टैंडर्ड में शनासाई हुई थी वो यही लोन तो था। बातें ही यहां से शुरू हुआ करती थी, आज तो बातें बहुत बढ़ गई हैं। आज तो ये पुराना दोस्त बहुत पीछे चला गया। बताइए, 25 मिलियन है, लेकिन इसी दिन बैंक ने कुछ पैसे भी काटे हैं। यकम दिसंबर 2009 पे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 0.5 जी, एक ही दिन है तो 24.5। और ये कहां चला जाता होता है आपको? यही सिर्फ होगा, ना इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाती है ना जनरल लोन। इन्वेस्टमेंट इनकम वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ अप्लाई होता है स्पेसिफिक लोन, ठीक है। जैसे ही स्पेसिफिक लोन आया, बैलेंस बचा, इन्वेस्ट कर दिया जी। 4A 4B हो गया, बोलो। 5 पे क्या है? यकम नहीं, 15 जनवरी 10 क्या है जी? सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है? ये पेमेंट की बात करना,
17, बड़े पैसे हैं जी, बड़े पैसे हैं इस पैसे लोन में। कितने बाकी हैं अभी भी? इसको क्या कर दें हम? इन्वेस्ट। समझ आ रही है? बात कोई नई नहीं है, ये नई बात थी, ये मुश्किल नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है इतनी, ये बात, चीजें सारी वही हैं, सिर्फ रिलैक्स होके टेस्ट में भी देखिएगा, कुछ भी नया नहीं होगा, बस पढ़ना है 2-3 दफा सवाल को अच्छी तरह से। ओके नेक्स्ट। किस दिन? नहीं, 15 अप्रैल को, 3rd शुक्र है, 7 आए कंस्ट्रक्शन पेमेंट। कितनी पेमेंट करनी है? 8.5 ऐसे पे कर देंगे सारा। 8.5 फिर अवेलेबल नहीं है हमें। 7.5 स्पेसिफिक से पे किया, यहां पे हो गया नील, बकाया 1 जनरल। बेटा तो ये मैक्सिमम है, इससे कुछ चीज अब बढ़ नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकते आप, बी कॉन्फिडेंट, सब आता है आपको इंशाल्लाह। ठीक है नेक्स्ट जी। टाइम तो मेरा बेटा अब 3 घंटे में पेपर करना होता है ना, उसकी तैयारी करवाता हूँ। घर पे भी तैयारी किया करें, तो फिर कभी बात करेंगे, आज क्लास का टाइम ओवर हो गया। घर पे भी तैयारी करें तो टाइम बाउंड किया करें, होमवर्क भी टाइम बाउंड किया करें, कोशिश करें खुद को तेज करने की, रिलैक्स होके कोई नहीं पर्चा करने देता। 5 हो गया जी। छठा क्या है जी? छठा क्या है? ये छठा था, अच्छा 7 भी आ गया। वो क्या है जी? 31 मई 10 लोन रीपेड। लोन रीपेड कितना है बेटा? 5 मिलियन। इसी दिन 31 मई 10 पे इंटरेस्ट पेड कितना है? देखो बोरिंग कॉस्ट की बात नहीं हो रही, आपको बताया था, यहां पे हमने क्या लेना है? जो इंटरेस्ट एक्चुअल में पे हुआ है। तो 1 दिसंबर 9 से 31 मई 10 तक का 6 महीने का इंटरेस्ट हमने पे किया था, जून का कोई नहीं पे किया था, वो तो आगे जाके पे होगा अगले साल में, तो ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या किया था? 25 मिलियन इंटू 13% इंटू 6/12 कितना बनता है? 1.63 ये फिगर। टोटल इसलिए किया कि एक ही दिन है, 6.63। ये इधर देखें, 1 दिसंबर 9 से 31 मई 10 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट है, सिर्फ पेड है। कल वाली बात है, रेपिटेशन है, हर बात बार बार कर रहे हैं। दैट्स इट, खत्म। ये बन जाए तो फिर काम ही क्या रह जाता है। बैलेंस 2 दफा आया, इधर देखो इन्वेस्टमेंट इनकम भी 2 दफा आएगी। पहली दफा बताओ कितना? 24.5 है और इसका रेट था, उसके बाद 7.5 है उसका रेट भी। एक बार ये लिख लें, अब आगे बढ़ते हैं। ये 24 1 दिसंबर से अवेलेबल था, और क्या कर सकता है, यही हो जाएगा। महीना पूरा नहीं आया, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, दिसंबर पूरा जनवरी नहीं, आधा जनवरी, जो आधे को 0.5 कहते हैं ना, तो यही हो सकता है ना मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा? इंटू 1.5/12। ये कौन सा मुश्किल काम, समझ रहे हो? 15 मार्च 15 अप्रैल कितने? 3 महीने, 3/12। डन, दिस इज डन, दिस इज डन। अब रह क्या गया? तो मेरे दोस्तों जनरल लोन आज 4 पेमेंट्स लिए हुए हैं, पहले से ही शुरू हो गए थे, कोई मसला नहीं है। एक बात पता है हमें, स्टार्ट कब से करते हैं? पेमेंट डेट से, और एंड करते हैं सीजेशन, या ईयर एंड पहले आ जाए तो ईयर एंड पहले आ रहा है, सीजेशन तो है नहीं, तो इसलिए एक तरफ से तो रिलैक्स हो जाएं। हमने 30 जून 10 पे कैपिटलाइजेशन रोकनी है। अब देखना सिर्फ क्या है, शुरू किस दिन कर रहे हैं, यानी डेट ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, जरा पहले ये तो लिख लें, जनरल लोन से पहली पेमेंट कितने की हुई? 10 की। रेट आपने निकाला हुआ है आखिरी पॉइंट में 15। दूसरी पेमेंट कितने की हुई? 10.5 इंटू 15%। उसके बाद 1
इंटू 15%, उसके बाद 6.63 इंटू, तो क्वेश्चन लेंथी हो गया, बस इक्विटी आ गई, बस एक नई चीज आई, तो कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, सब चीजें वैसे ही हैं, बस मंथ्स देख लो। अब ये जहन में आता था, जो बातें जहन में आपके चलती थी ना, ये हो जाए तो क्या हो, ये सवाल सिर्फ इसलिए करवाया, पूरा महीना ना हो फिर क्या हो, ये हो जाएगा, 1.5 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने। जैसे 1 जुलाई को पहली पेमेंट हुई तो 30 जून तक 12/12, ठीक है। दूसरी पेमेंट हुई 15 अक्टूबर को, अक्टूबर को साइड पे कर दो जरा, 15 है ना, नवंबर दिसंबर पूरा 6 महीने पूरे, 8 हो गए, 8 हो गए, और ये आधा 8.5/12, बस लक है इसमें। मंथ्स दरमियान में भी तो आ सकते हैं, गिन नहीं है ना। आप कहोगे जी ये तो आपने 0.5 किया, अगर 10 दिन होते तो 0.33 हो जाता, 20 होते तो 0.67 हो जाता, भाई सही है। तो बी कॉन्फिडेंट, सब कुछ आता है आपको। एक 15 अप्रैल को है, अप्रैल को साइड पे करो, मई और जून 2 हो गया, 2.5/12, ठीक है। और आखिरी 31 मई को हुआ तो 1/12, इसका आंसर भी बता सकते हैं, 0.395 है तो 340 कर लो ना। इसका टोटल यहां पे लिख दोगे, सुन लो अब, इसका टोटल यहां पे लिख दोगे, टोटल ये ग्रैंड टोटल यहां पे, और कंस्ट्रक्शन पेमेंट में ये चारों बिल्स आएंगे। जो पे नहीं हुआ उसकी परवाह ना करो, बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो उसने ये बिल डाला है, ठीक है। बाकी कुछ था नहीं। कल मैं आके आपको ये तो टोटल कर लेंगे ना, टोटल तो कर लेंगे ना। कल मैं आपको आके ये कॉस्ट कैलकुलेट करवाऊंगा, रिसेप्शन का कॉन्सेप्ट दूंगा, और उसके बाद इसकी एंट्रीज यहां से आगे शुरू कर देंगे। आज जाके घर